रूप सिंह मैथ साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक शर्मा। आज हम हिंदी विषय में वर्ण विचार में पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। कल हमने वर्ण विचार में वर्ण के बारे में और स्वर के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक के बारे में कि अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक वे स्वर होते हैं, वे स्वर जो जिनका उच्चारण मुख एवं नासिका के द्वारा किया जाता है। वे स्वर जिनका उच्चारण मुख एवं नासिका के द्वारा होता है। इस स्वर का जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु होता है। इस स्वर का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अनु प्लस नासिक, नासिक यानी नाक, अनु यानी मुख। तो वे स्वर जिनका उच्चारण मुख एवं नासिका के द्वारा होता है, यानी दोनों के द्वारा होता है, इस स्वर का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, कांग्रेस, कुआं, कुंवर आदि। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, एक शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा स्वर है। तो हमें पता होना चाहिए कि जहां पे चंद्र बिंदु लगा है वो अनुनासिक स्वर में आते हैं। दूसरा है अनुस्वार। वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है। हवा केवल नाक से बाहर निकलती है और इनका उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है। कुछ जोर से किया जाता है। इस स्वर का जो चिन्ह होता है, इस स्वर के चिन्ह के लिए हम ऊपर शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाते हैं। बिंदु लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कंठ, चंचल, मंदिर, हंस आदि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है अनुनासिक, यानी कि इसके शब्द के नाम से ही पता चल रहा है, अनु यानी मुख और नासिक यानी नाक। वे स्वर जिनका उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों के द्वारा होता है। इस स्वर का जो चिन्ह होता है वो चंद्र बिंदु होता है।
जैसे कि कांग्रेस, कुआं, कुंवर आदि। इसके बाद में है अनुस्वार। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है और इनका उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है। यानी कि जैसे हम कंठ बोलेंगे तो क के ऊपर हम थोड़ा दबाव डाल करके बोलेंगे, जैसे कि कंठ, चंचल, मंदिर, हंस आदि। तो इस स्वर के चिन्ह के लिए हम ये ऊपर अनुस्वार लगाते हैं। इसके बाद में है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। कल हमने स्वर के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया था और आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है और इनके स्पष्ट उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है, यानी कि जैसे कि हम कैसे लेकर मैं तक जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, जो भी व्यंजन है, तो उन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा थोड़ी देर के लिए हमारे गले में रुकती है और थोड़ी रुकावट के साथ वो बाहर निकल जाती है, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में है व्यंजन के भेद। इसके बाद में है व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं। इनमें सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, ये होते हैं कैसे लेकर के मैं तक। जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 25। इनको हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि कैसे लेकर के और मैं तक जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर 2 अंगों का स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। हिंदी में जो व्यंजन है उनको 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। तो जैसे कि इस तरह से कै के बाद में हम लिखेंगे ख, गा, गा, अंग। इसी तरह से हम चा, छा, जा, झा, अने, टा, ठा, डा, डा, अणे, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। इस तरह से यदि हम इनकी संख्या गिनते हैं तो कितनी हो गई? ये 25। ये 5 हो गए, ये 5। इस तरह से प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और इनकी संख्या कुल योग कितनी हो गई? 25। तो कैसे लेकर के और मैं तक
ये टोटल कितने हो गए, 25 हो गए ये। तो ये सारे जो व्यंजन है, पूरा समूह, ये स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इससे हमें याद रखने में आसानी होगी। इसके बाद में है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये र, ल और व, ये होते हैं 4। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या वो 4 वर्ण दे देता है और एक का सही उत्तर के लिए आपको बोलता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, या निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक है। अगला है ऊष्म व्यंजन। अगला आएगा ऊष्म व्यंजन। इनमें तीनों शय और है, इनकी संख्या भी 4 होती है। ये है तालव्य से, ये मूर्धन्य से, ये दंत से और ये है। तो इस प्रकार इनकी जो संख्या हो गई वो हो गई 33। 25, 4, 29 और 4 33। ये व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर के मैं तक, यानी कि कै, चे, टे, ते, पे वर्ग, इन 5 को मिलाकर के ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि स्पर्श व्यंजन की जो संख्या मानी गई है वो कितनी है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इनकी संख्या 25 है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप अच्छी तरह पढ़ेंगे। इनमें से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा में। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। श है। तो इनके बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो श है ये किस प्रकार का वर्ण है, किस प्रकार का व्यंजन है। तो ये जो श है ये तालव्य व्यंजन है। ये षटकोण वाला जो स है ये मूर्धन्य व्यंजन है। ये जो सीता वाला स है, जैसे कि हम सीता शब्द लिखते हैं या कोई भी शब्द लिखते हैं इस प्रकार का, तो ये दंत स कहलाता है। तो इस तरह का प्रश्न भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, और जो है ये भी उस व्यंजन में ही आता है। इस प्रकार व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33। इसके बाद में आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। हिंदी व्याकरण में 4 मुख्यतः संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी कि जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है, कोई स्वर नहीं होता, तो उन्हें बोला और लिखा जाता है। बोला और लिखा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इनकी संख्या हिंदी व्याकरण में 4 मानी गई है, जैसे कि 6 क्षत्रिय, त्रय जैसे हम त्रिभुज लिखते हैं, गे इसको जय भी बोलते हैं, और श्रेय जैसे हम श्रीमान लिखते हैं। तो ये जो व्यंजन है इनको संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनका जो निर्माण है 2 व्यंजनों के मेल से हुआ है।
जैसे कि हम क्षत्रिय लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं त्रिभुज, जैसे हम लिखते हैं ज्ञानी, जैसे हम लिखते हैं श्रीमान। अगर मान लो हमें डिक्शनरी में हिंदी जो व्याकरण की जो डिक्शनरी है हिंदी शब्दकोश की, और उसमें क्षत्रिय शब्द को ढूंढना हो तो हमें क वर्ग पर जाना पड़ेगा। ये जो क व्यंजन है यहां से इसकी शुरुआत में देखना पड़ेगा, ये नहीं कि हम सीधा 6 पे पहुंच गए। तो क्योंकि इनका जो 6 शब्द है, जो 6 व्यंजन है, वो इन 2 के योग से मिलकर के बना है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है कि संयुक्त व्यंजन हम किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके बाद में तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है, और अगले दिन हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अशोक सर आपको यानी कि हिंदी का सेकंड लेक्चर पढ़ा रहे हैं। कुछ स्टूडेंटों के दोस्तों कमेंट्स आ रहे कि सर मतलब कि क्वेश्चन कब कराएंगे। तो सर का यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कराएंगे। जिस प्रकार दोस्तों मैं खुद साइंस करा रहा हूँ, पहले थ्योरेटिकल साइंस करा रहा हूँ, उसके बाद जो भी क्वेश्चन है यानी कि दोस्तों अशोक सर का मानना है यानी कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि एग्जामों में और जो नॉन एग्जामों में बन रहे हैं, यानी कि दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अशोक सर का कहना है। और दोस्तों किसी भी टॉपिक को यानी कि मिस नहीं करेंगे। और दोस्तों अशोक सर की अब कंटिन्यू क्लास होगी। तो दोस्तों आपको अगर अशोक सर की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।